हेडिंग दे दो नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर्स, और बातों को समझते चलोगे। ये वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो तुमको वेक्टर्स नहीं समझा तो तुम्हारा फिजिक्स नहीं होगा। अब ये मत बोलना सर तुमने तो मैथमेटिकल टूल्स के लिए भी ये बोला था कि अगर मैथमेटिकल टूल्स नहीं समझा तो फिजिक्स नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और वही कहानी वेक्टर्स के लिए है कि 70% फिजिक्स ये नहीं समझेगा अगर वेक्टर्स नहीं समझा तो, है ना। एक्चुअली फिजिक्स के हर चैप्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। कुछ चैप्टर्स को अगर मैं छोड़ दूं तो हमको हर चैप्टर समझना ही है। चलेगा। हेडिंग दे दोगे वेक्टर्स। वेक्टर्स जेडबलई नीट और सीईटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले इन वेक्टर्स को अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वेक्टर्स का कुछ डेफिनेशन समझेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे, वेक्टर्स के कुछ टाइप्स देखेंगे। मेरे बताओ, जो हमारा पहला चैप्टर था, वेरी फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? यूनिट्स किसके? फिजिकल क्वांटिटीज के। वहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था कि अगर हमें पूरी फिजिक्स पढ़नी है जो कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज थी, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, और इस नेचर के लॉज को, नेचर को स्टडी करने के लिए मुझे क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। उन क्वांटिटीज में से एक टाइप होती थी फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो मेजरेबल हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल है ना। टू स्टार्ट विद द टॉपिक लेट अस रिवाइज सम टर्म्स। ऐसे कुछ टर्म्स पढ़े थे कि हमने वेट, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी क्या थे? ये सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज थे। कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी थे क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। एक्चुअल में क्वांटिटीज दो तरीके के, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल वालों को हमने पढ़ा नहीं था, पर समझा तो था ना। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो हम गिन सकते हैं, है ना। जो क्वांटिटीज है उनका क्लासिफिकेशन किया गया, और वो क्लासिफिकेशन एक मेजरेबल, दूसरा नॉन मेजरेबल। जो मेजरेबल थे वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर। कुछ एग्जांपल्स। क्या इसका मतलब यही है क्या कि हम फिजिक्स में जितने क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी फिजिकल है? जितने क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, which cannot be measured. The quantities which cannot be measured are non-physical quantities. Example के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। कुछ एग्जांपल्स मैंने अलग से भी दे रखे थे, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि बिल्डिंग को मेजरेबल, बिल्डिंग मेजरेबल है, बिल्डिंग ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जब तक मैं उस बिल्डिंग का एक फिक्स कोई डायमेंशन न बता दूं। बिल्डिंग का वॉल्यूम, बिल्डिंग की लेंथ, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की विड्थ, ये विड्थ, लेंथ, हाइट ये फिजिकल क्वांटिटी है। बिल्डिंग कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब ये मत बोलो सर बिल्डिंग तो फिजिकली दिखती है। बिल्कुल फिजिकल बॉडी है, वो क्वांटिटी है क्या? नहीं। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। और याद करो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया था। फिजिकल क्वांटिटीज वेर क्लासिफाइड इनटू two parts, that is fundamental quantities and derived quantities. फिजिकल क्वांटिटीज जो हम पढ़ने वाले हैं, और ये दो टाइप के, फंडामेंटल और डिराइव, बराबर ना। अब फंडामेंटल कौन से और डिराइव कौन से? जो इंडिपेंडेंट है। दो क्वांटिटीज, ये जो हम जितने फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो उनमें से जो इंडिपेंडेंट वाले हैं उनको हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो डिपेंडेंट वाले हैं वो सभी के सभी डिराइव। अब सोच के देखो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी को जब क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में, तो एक्चुअल में कुछ बेसिस रखा गया। किस बेसिस पर तुम क्लासिफाई कर रहे हो?
इनको अलग अलग करो, पर कोणत्या हिशोबाने, किस हिसाब से अलग अलग करोगे? जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे क्लास के जो बच्चे हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, तो रैंडमली किसको भी एक पार्ट और बी पार्ट में कर देंगे क्या हम? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखेंगे कि मान लो मैंने बोला कि जेंडर, बॉयज शुड बी इन वन ग्रुप एंड गर्ल्स शुड बी इन अनदर ग्रुप, तो हमने क्राइटेरिया रखा जेंडर। या फिर मैंने बोला नहीं नहीं, एक काम करेंगे अपन जेंडर बेसिस पे नहीं रखेंगे, क्राइटेरिया चेंज, ऑल दोस स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 80% शुड बी इन वन ग्रुप, लेस देन 80% शुड बी इन अनदर ग्रुप। तो इस बार जो हमने बेसिस रखा ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, दैट इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, है ना। तो अगर मैं क्राइटेरिया चेंज कर दूं क्लासिफिकेशन का, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो तरह के मिले थे हमको, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दोस क्वांटिटीज विच आर independent, do not depend, do not depend on others, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। और ऐसे टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे? 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनके साथ में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। मतलब टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज ये 7 है, साथ में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2, बराबर ना। और इनको छोड़ करके बाकी जितने भी क्वांटिटीज है वो सभी के सभी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी है? जो डिपेंड ऑन 2, कम से कम 2 और मोर देन 2 या फिर 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 या फिर 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो डिपेंड कर रही है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इन सातों को और 2 प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इन 9 क्वांटिटीज को अगर हमने छोड़ दिया तो बाकी सभी के सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इतना क्लियर है ना। इसका मतलब अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज कर दें, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम चेंज कर दें, तो हमारा क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगा, है ना, हमको कुछ अलग मिलेगा। अब हमने क्राइटेरिया चेंज किया तो हमको जो क्वांटिटीज मिले वो फिर से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कुछ को बोल दिया गया स्केलर और कुछ को बोला गया वेक्टर्स। क्राइटेरिया क्या रखा गया? क्राइटेरिया रखा गया कि जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें से कौन सी क्वांटिटीज डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है और कौन सी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगी उनको बोल दिया गया वेक्टर्स। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर रखा गया? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज फिर से फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखोगे, नोट्स लेना चालू रखोगे, वेक्टर्स, उसके नीचे लिखोगे द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical classified on the basis of directional properties,
आर आर ये दोनों, फर्स्ट वन स्केलर, दूसरा वाला वेक्टर, बस उतना ही मेंशन करके रख दोगे। पहली लाइन में स्केलर्स और दूसरा वाला वेक्टर्स। तो फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी का हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज किया तो हमको दो अलग अलग ग्रुप्स मिले। हम कुछ क्वांटिटीज डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगी, कुछ क्वांटिटीज डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेंगी। ये जो दोनों ग्रुप्स मिले हैं वो स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये स्केलर्स और वेक्टर्स समझने के लिए हम कुछ और बातों को पहले समझ लेंगे। जैसे कि मान लो एक टर्म है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर। जैसे कि कोई भी चीज जो काउंटेबल है, जैसे कितने कितने ये वाले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो नंबर है वही मैग्नीट्यूड है ना। ये जो मैग्नीट्यूड है इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एक नंबर चाहिए होगा, है ना, और साथ में वो जो भी क्वांटिटी है उसकी यूनिट तो रहेगी ही। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ बोलता हूं कि कोई एक क्वांटिटी है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम मतलब ये जो क्वांटिटी है ये मास हो गई क्या, है ना, ये मास है और मास कितना है 10 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम का 10 टाइम्स। किलोग्राम एक इतना बड़ा स्टैंडर्ड है और वो कितनी बार, 10 बार। तो ये जो 10 है ये मैग्नीट्यूड है। इसके अंदर ये जो 10 लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, ये जो नंबर है यही मैग्नीट्यूड है, और इसके साथ में जो लिखा है वो उसका यूनिट है। ऐसे ही 8 न्यूटन मतलब ये फोर्स है, 8 न्यूटन ये फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 8, और इसका डायरेक्शन सॉरी इसका यूनिट न्यूटन। ये समझ में आ रहा है ना। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। अच्छा, अब स्केलर्स पे आ जाओ। मान लो ना मैंने गूगल मैप खोला, गूगल मैप के ऊपर मैंने दो लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानने की कोशिश की। मैंने गूगल मैप खोला, कहीं पर यहां था मैं, अब एग्जांपल के लिए यहां पर दे रखा है कुछ तो साइबर टावर वगैरह, तो साइबर टावर पे मैं कहीं तो भी हूं और वहां से मैं लोकेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। किसका, दूसरा लोकेशन, चलो यहां था कुकटपल्ली, ऐसा कोई एक लोकेशन है। मैंने देखा कि इनके बीच का डिस्टेंस, तो ध्यान से देखो ये जो रास्ता है नहीं ऐसे गया 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 यहाँ कहीं पे भी इस तरफ जाकर के और फिर वापस आया है, मतलब घूम के। ये जो रास्ता गया है ये सीधे सीधे तो गया नहीं, गया कैसे, यहां से गया ऐसे ऐसे गया ऐसे गया, यहां से फिर यहां जाकर के फिर ऐसे आया है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये कुछ भी अगर बता रहा होगा, ये कहीं पर भी मुझे डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइबर टावर एंड दिस लोकेशन दैट इज कुकटपल्ली, इसके बीच का डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है ये शायद 10 किलोमीटर होगा, गूगल मुझे सीधे सीधे बता देगा कि ये जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। यहाँ पर जो 10 है दैट इज मैग्नीट्यूड, मतलब किलोमीटर का 10 गुना, किलोमीटर स्टैंडर्ड है और किलोमीटर कितनी बार, 10 बार। तो ये जो 10 है दैट इज मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर जो रखा है वो तो यूनिट है, वो यूनिट है। दिस फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताए, ये मैग्नीट्यूड है, खत्म। बाकी यूनिट तो होना ही है चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लग रहा है then those quantities are called scalar quantities. The quantities which are completely specified by magnitude and a unit only are called scalar quantities. ऐसी क्वांटिटीज जिनको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी उसको बोला जाएगा स्केलर क्वांटिटी। और बेटा से एक हेडिंग दे दो, स्केलर क्वांटिटी, हेडिंग दे दो स्केलर क्वांटिटीज। हेडिंग दे दो स्केलर क्वांटिटीज, उसके अंदर ये डिफाइन कर लोगे, एग्जांपल वगैरह ये ले लोगे बाद में या फिर छोड़ ही दो, सिर्फ इतना ही लिखो। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड
and a unit only. Physical quantities which are completely specified by magnitude and a unit only are called as scalar quantities. ओके, समझ के लो इधर। अब अगर यही डिस्टेंस, यहां ध्यान दो, यही डिस्टेंस साइबर टावर से कुकटपल्ली तक का जो डिस्टेंस था, वही डिस्टेंस अगर मैं विथ डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूं, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन मैंने वहां पर कहीं तो भी कंपास लगा दिया और अब मैं वो डायरेक्शन निकाल रहा हूं। कैसे निकाल रहा हूं? कुछ इस तरीके से। मैंने देखा कि साइबर टावर और ये कुकटपल्ली, साइबर टावर और कुकटपल्ली के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जानना चाहता हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं कि कहां कहां ये रास्ता घूम घूम करके गया है, मुझे सिर्फ लेना देना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी होगा जब मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ू, है ना। ये ऐसे घूम घूम के नहीं जा रहा हूं, ये सीधा एरियल डिस्टेंस मान लो। ये जो एरियल डिस्टेंस होगा बिटवीन कुकटपल्ली, साइबर टावर एंड कुकटपल्ली, उसी को बोला जाएगा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन साइबर टावर एंड कुकटपल्ली? अब यहां पर हमने नोटेशन चेंज किया, क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। कैसे हो रही है? साइबर टावर और कुकटपल्ली के बीच में अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन शॉर्ट इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट है, और उसको हम वेक्टर बोलेंगे। और वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई होगा। मान लो मैंने साइबर टावर और कुकटपल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से स्पेसिफाई किया, 10 किलोमीटर, और अब यहां पर नॉर्थ लिखा है, मतलब साइबर टावर से कुकटपल्ली ये नॉर्थ की तरफ है। कितना? 10 किलोमीटर। डायरेक्शन आ रहा है साथ में, डायरेक्शन आया रे आया कि वो जो क्वांटिटी होगी वो वेक्टर होगी। ऐसे क्वांटिटीज जो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होगा, ऐसे क्वांटिटीज को बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो हमने स्केलर क्वांटिटी का जो हमने डेफिनेशन लिखा है, उसके नीचे एक एग्जांपल लिखने के लिए कहीं पर जगह रख दोगे और उसी के नीचे नेक्स्ट हेडिंग दोगे वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन कर लोगे। वेक्टर क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट तो होना ही है, और डायरेक्शन भी है, उनको बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। जबकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्शन है पर वो वेक्टर नहीं है, मतलब कि एक और एडिशन इसके अंदर आना चाहिए। तो अगर पूरा लिख होगा तो उसके अंदर ये भी लिख लो ना। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन एंड which obey वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स का एडिशन अलग होता है। which obey वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन are called वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास डायरेक्शन भी है, और जो वेक्टर्स के रूल्स को ओबे करे। जो ओबे नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं होगा, भले उसके पास डायरेक्शन हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर्स की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसीलिए वो वेक्टर नहीं है।
तो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन वेक्टर लॉ के हिसाब से होगा, और जो वेक्टर्स की तरह ऐड होगा उसको वेक्टर बोला जाएगा। लिख लिया इतना। ऐसी क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फिर से एक बार, सिर्फ एक बार समझ के लेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इन स्पेस, जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उनको बोला जाएगा स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल ले लोगे। एग्जांपल्स में स्केलर क्वांटिटीज जिससे पहले लिखा था अपन ने, उसके अंदर एग्जांपल्स ऐड करते चलोगे। स्केलर क्वांटिटीज लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, मास, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज। सिर्फ इतने ही स्केलर क्वांटिटीज ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज मिलेंगे। तो यहां पर एक्सेट्रा ऐड कर दोगे, ETC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड मेनी मोर। अपने बैनर लगाते ना अपन, एंड मेनी मोर, वैसा मेनी मोर किसके लिए लगाते? वो बच्चे जो डॉक्टर तो हुए पर थोड़े शायद मार्क्स कम रहे हो, या फिर ऐसा बोलो कि बोर्ड पे अगर इतने इतने चिल्लर चिल्लर फोटो लगाएंगे तो किसके भी फोटो नहीं आएंगे, तो बड़े वालों के बड़े फोटो, बाकी सब आ गए यहां तक। चलो आगे बढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स आने चाहिए हमारे पास। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। ए वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल में लिखोगे। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स: वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम एंड मेनी मोर टू कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, स्केलर क्वांटिटीज। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास डायरेक्शन भी है, एंड विच कैन बी एडेड एज वेक्टर्स, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाएगा। आ गए यहां तक, आगे बढ़े। एक बार फिर से सिर्फ एक बार रिवाइज करेंगे। लेट अस रिवाइज व्हाट स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर। स्केलर्स वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है और बस यूनिट है। वेक्टर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, उनको बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। चला गया वो तो। अच्छा, अब इसको समझते चलोगे। वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे मतलब कहीं पर हमें लिखना है, एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके हैं। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। वेरी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड, पहला मेथड इज ग्राफिकल, ये ग्राफिकल मेथड है। एंड सेकंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज एनालिटिकल, मतलब कुछ लिख कर, कुछ ड्रॉ कर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो, या फिर कुछ लिख कर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो। दोनों तरीके से, या तो मैं ऐसे कुछ तीन का है ना, साइन लैंग्वेजेस है ना,
जो डेफ एंड डम थोड़े स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्या है, कभी लोग, उनकी लैंग्वेज अलग होती है ना, बेचारे बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज बनाई गई है, दैट इज कुछ एक्सप्रेस करने का एक तरीका। तो ऐसे ही वेक्टर्स अगर लिख के ना बोल ना पाए तो दिखा करके खुद को एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज ग्राफिकल, एक्सप्रेस करेंगे कुछ ड्रॉ करके, या फिर लिख कर, कुछ लिख करके उसको एक्सप्रेस करो, एनालिटिकल मेथड। फिलहाल के लिए हम जाएंगे ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए, वेक्टर्स के लिए, सिर्फ वेक्टर्स के लिए, हमको स्केलर्स यहाँ पढ़ना नहीं है, स्केलर्स की कहानी उतनी थी, हमारा चैप्टर वेक्टर्स है। अब मान लो ना, मैंने कुछ एक एग्जांपल ले लिया डिस्प्लेसमेंट का, मुझे एक बात स्पेसिफाई करनी थी कि कन्हैया इकड़बर, जो कन्हैया है ना, कन्हैया कहीं पर किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, कहां डिस्प्लेस हुआ मुझे बताओगे? डिस्प्लेस हुआ कन्हैया बोलेगा मेरे को किधर लेके जा रहे सर, लक्ष्य रहा, ये डायरेक्शन तो सभी को पता है ना, इस तरफ, इसको अगर मैं प्लेन मान लूं तो ये वाला जो डायरेक्शन, इसको अपन नॉर्थ कंसीडर करते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ये वाला नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ ईस्ट, बराबर ना। तो मैंने बोला कन्हैया ना एम्स क्लास पर से निकला, एम्स यहां था, यहां पर कहीं एम्स करियर इंस्टीट्यूट है, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव हुआ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्प्लेस हुआ कन्हैया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, और कितना डिस्प्लेस हुआ? ए ताई इकड़ा, वो चश्मे वाली ताई कितना बड़बड़ कर रही तू, कन्हैया ये एम्स करियर इंस्टीट्यूट से डिस्प्लेस हुआ एग्जैक्टली कुछ 10 किलोमीटर्स, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया पर होगा। तो ये एम्स करियर इंस्टीट्यूट पे कन्हैया था, एम्स करियर इंस्टीट्यूट वाला जहां कन्हैया पहले था, दैट इज इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसको अपन यहां लिख लेंगे, ये इनिशियल पोजीशन। और उसके बाद कन्हैया कैसे गया उससे मुझे कुछ लेना नहीं, हो सकता है कन्हैया यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां चला गया, या फिर ऐसे ऐसे डिंग डॉन्ग खेलते हुए यहां पहुंचा। कैसे गया? मैं डिस्टेंस की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो कन्हैया लास्ट में पहुंचा यहां पर, ये पॉइंट बी है, और इसको बोल देंगे हम फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है कन्हैया की। तो कन्हैया कन्हैया यहां से निकला था, और कन्हैया का जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट इधर ही है, ये वाला। अब कन्हैया यहां से निकला तो जिस तरफ गया है उस तरफ मैं एक ऐसे एक डायरेक्टेड लाइन ड्रॉ करूंगा। वेक्टर्स को किसकी मदद से एक्सप्रेस किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड लाइन। ये जो ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स का, वो कहता है कि वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन। अब डायरेक्टेड लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जिसको डायरेक्शन हो, है ना। तो मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट को जोड़ा, लाइन ड्रॉ की, लेकिन मुझे बताना था कि कन्हैया इधर गया है, तो मैंने यहां पर एक एरो लगा दिया, ये समझ में आया ना। तो ये हो गया डायरेक्टेड लाइन। तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो कन्हैया है वो किस तरफ गया? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि मैंने लाइन इसी तरह ड्रॉ की। और कन्हैया कितना गया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मतलब ये लाइन कितनी बड़ी ड्रॉ करूंगा मैं? 10 किलोमीटर की लाइन। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो एक स्केल सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर जो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। लेट द स्केल बी सच दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो मुझे बताओ, अगर कन्हैया 10 किलोमीटर गया है इस तरफ, तो ये वाली लेंथ कितनी बड़ी ड्रॉ करूंगा मैं? 10 सेंटीमीटर, बराबर ना। अगर कन्हैया सिर्फ 5 किलोमीटर जाता तो लेंथ कितनी ड्रॉ करता था? 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो डायरेक्टेड लाइन है, इस डायरेक्टेड लाइन की जो लंबाई है, लेंथ, वो मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब मैग्नीट्यूड। यहां पर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कितना, 10 किलोमीटर, दैट इज मैग्नीट्यूड, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है, मुझे डायरेक्शन भी मिल रहा है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये जो हमने ड्रॉ किया इसके अंदर यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये वाली, ये लंबाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड होगी, ये मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर ये मैग्नीट्यूड बहुत कम है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। जितनी लंबी डायरेक्टेड लाइन होगी, डायरेक्टेड लाइन, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है ना, डिपेंड करता है स्केल के ऊपर। तुम अगर स्केल सिलेक्ट करते हो तो 1 सेंटीमीटर का अगर 1 किलोमीटर है तो अगला 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर होगा ना, तो उस हिसाब से जितनी लंबी लाइन उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, छोटी लाइन कम मैग्नीट्यूड। इतना क्लियर है? चलो, अब ये जो रे है ये डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस कर रही थी। इस रे के अंदर ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो रे है इसका जो पीछे जहां से रे चालू हुई थी, जिसको मैं वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस एंड को, जो इनिशियल एंड ऑफ द रे था, उसको एक नाम और दिया जाएगा एंड दैट इज टेल एंड। ये क्या है? टेल एंड ऑफ द रे। या फिर, और जहां पर ये रे खत्म हुई है इसका दूसरा नाम होगा एरो हेड, ये होगा एरो हेड। इतना क्लियर है? अब इसका नामकरण देंगे, इसको नाम भी देना पड़ेगा ना, इस वेक्टर को नाम देंगे। और नाम कैसे देंगे, ध्यान दो, यहां पर वेक्टर जहां से चालू हुआ है उस अल्फाबेट को पहले लिखोगे ए, वेक्टर जहां खत्म हुआ है उस अल्फाबेट को बाद में लिखोगे बी, और यहां पर लगा दोगे एक बार, या तो ऐसे एरो या फिर ए बी बार। पहले कौन सा एंड होगा? टेल एंड, बाद में एरो हेड। जब हम उसको लिखेंगे, उसका नामकरण किया गया है, जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ए बी वेक्टर, तो यहां से समझ में आना चाहिए कि वेक्टर चालू ए से हुआ है और खत्म बी पर हुआ है। हो सकता है ऐसा लंबा चौड़ा नाम ना दे करके, ये मतलब ऐसा ए बी, ये कौन सा लंबा चौड़ा हुआ है, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। अगर मैंने बोला कि इसका नाम ना और छोटा दे दो, कृष, कन्हैया को कृष, तो ऐसे ही ए बी वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं ए, लिख दिया ये वाला ए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस वेक्टर का नाम दे दें हम ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब समझ के लो, अगर मैं ऐसा या फिर ऐसे लिखता हूं तो इस ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड, उसको कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा? ए बी वेक्टर को मॉड में डाल दो। इसका मतलब क्या है? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो, या तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड में डाल दो, या फिर अगर ये वेक्टर है और मैं सिर्फ इतना लिख दूं लेंथ ए बी, तो भी वो मैग्नीट्यूड ही है। उसको उसके हम ऐसा जब हम लिख रहे हैं तब हम डायरेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। या फिर अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये समझ में आ रहा है? सॉरी, every vector will be represented by a directed ray which will have its tail end and arrowhead. Its naming will be given such that the first letter should express its tail end and the second letter will be arrowhead, right? And the length of the directed line will be equal to its magnitude. समझ के लो, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं पी क्यू वेक्टर, तो मुझे बताओ ये वेक्टर किस तरफ है, उसके बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, पर ये वेक्टर कहां से चालू हुआ है, ये वेक्टर कहां खत्म हुआ, क्यू पर। इतना तो आइडिया आ रहा है ना? और पी क्यू के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखूंगा मैं? पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर सिंगल अल्फाबेट का नाम है तो, अगर सिंगल अल्फाबेट का नाम है तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कहां से चालू हुआ कहां से खत्म हुआ है। जैसे ए वेक्टर का लेकिन मैग्नीट्यूड मैं ऐसे लिखूंगा,
और इसको एक लिखने का तरीका, ए का मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर मैं ए लिख दूं तो भी उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन बशर्ते मैं बता दूं कि वो एक वेक्टर है। ये समझ में आ रहा है? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन कुछ इस तरीके से, इनिशियल एंड, फाइनल एंड, टेल एंड, एरोहेड, ये पूरी कहानी, राइट? अब सोच के देखो, मैंने बोला कन्हैया यहां था ए पॉइंट पर, एम्स पर। कन्हैया 10 किलोमीटर गया नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, तो मैंने इस तरफ यहां ड्रॉ किया। ये किसने बोला कि कन्हैया का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हो, तो ए पॉइंट यही ले लो। अगर मैं इसी को, ये जो मैंने रे यहां पर ड्रॉ की है, इसको अगर मैं यहां ड्रॉ करता, डायरेक्शन तो यही रखता था ना, मैग्नीट्यूड तो यही रखता था, इसका मतलब क्या वो कन्हैया का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था क्या? तभी तो वही बात रिप्रेजेंट करता था ना। मैं चाहे यहां ड्रॉ करूं, चाहे यहां ड्रॉ करूं, चाहे यहां ड्रॉ करूं, चाहे यहां ड्रॉ करूं, बस मैग्नीट्यूड उतना ही रखो और डायरेक्शन वही दिखाओ, तो कन्हैया का ही डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा ना। दैट मींस वेक्टर कैन बी ड्रॉन एनीवेयर, vectors can be drawn anywhere. That means vector can be moved anywhere. Vectors can be moved anywhere without changing its magnitude and direction. तो ये बात यहां पर कहीं पर मेंशन करके रखोगे, vectors can be moved. Vectors can be moved anywhere. कहीं पर भी लेकर के चले जाओ, बशर्ते ना तो तुम उसका डायरेक्शन चेंज करो, ना तो मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये डब्बा करके कहीं साइड में लिख के रखोगे, बाकी बोर्ड पे जो कुछ चीजें दिख रही है सब कुछ छाप लो। वेक्टर्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर, ये कोई वेक्टर है, इसको यहां लेकर के जाओ, यहां लेकर के जाओ, यहां लेकर के जाओ, यहां लेकर के जाओ, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करोगे ना तो डायरेक्शन। तुम्हारे मन में आए तो इसको अपने घर पे ले जाकर के कबर्ड में रख दो, पर ये ऐसा ही तोड़ो मरोड़ोगे नहीं, ऐसे के ऐसे ही। वेक्टर्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जल्दी ले लोगे, कहानी खत्म करो। झालंय का? जल्दी करो। कसबेताई करते का? थोड़ा बुक में ऐसा घचपच नहीं करोगे, थोड़ा दूर दूर बनाओ। ये मैंने एक ही स्क्रीन पर के अंदर सब कुछ ला दिया है, थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस मेंटेन करोगे, अच्छा दिखना चाहिए ना। एनालिटिकल मेथड हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड को ही डिस्कस किया है। ग्राफिकल मेथड में किसी भी वेक्टर को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक लाइन जिसके पास डायरेक्शन है उसकी मदद से एक्सप्रेस किया जाएगा। लाइन का जो लंबाई होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, लाइन जहां से चालू होगी वो उसका टेल एंड, लाइन जहां खत्म होगी वो उसका एरो हेड। अगर दो नोटेशंस यूज करना है तो टेल एंड से एरो हेड नाम दोगे, एक ही
तो सिर्फ एक ही नोटेशन रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड या तो मॉड में रखो या तो मॉड से बाहर रखा तो उसके ऊपर बार नहीं लगाओगे। बार का मतलब वेक्टर, पर अगर वेक्टर है लेकिन बार नहीं लगाया तो उस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। झाला क्या? हटा दो। जल्दी जल्दी लिखो ना, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से लिखा। कन्हैया कितनी बड़ी जमाई ले रहा है, अच्छा मुंह फाड़ रहा। वो गया तो 10 किलोमीटर, वापस भी आना है। हटा दो, हटा दो ना, देखो ना बाद में आएगा नहीं वापस। Representation of vectors, displacement of a body from A to B is represented as A से B। अगर मुझे A बॉडी A से B, कोई एक बॉडी है जो A से B गई तो उसको मैं एक डायरेक्टेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, ये रिप्रेजेंट किया। या तो उसका नाम A B वेक्टर लिखूं या फिर उसी का नाम S लिख दिया मैंने और उसके ऊपर लगा दिया बार या फिर एक एरो। यहां पर अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब A से B हुआ है डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसे लिखा है तो एक ही नोटेशन है, बस उनके सर पर बार लगा देना है, तो वो होगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज ए बी बार, और उसको मॉड में रख दिया हमने। मॉड के बाहर अगर वो आएगा और उसकी वैल्यू नेगेटिव भी रही तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, बराबर। या फिर मैं इसको सिर्फ इतना लिख दूं ए बी, पर ये ए बी सिर्फ लिख करके मैं सिर्फ लिंक की बात कर रहा हूं, किस तरफ इसकी बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है ए से बी या फिर बी से ए, ऐसा हो सकता है ना, ए से बी या फिर बी से ए। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड, लंबाई कितनी, ए और बी, ए से बी तक की लंबाई कितनी, यही उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये वेक्टर है जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात हो रही है तो उसको सिर्फ हम ए बी लिख देंगे या फिर पी क्यू लिख देंगे, कुछ भी, पर वो वेक्टर अगर होगा तो उसको बार लगाने की जरूरत नहीं है। उस लाइन की लंबाई के बारे में बात हो रही है। चलो आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पर मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अभी चालू करना नहीं चाहूंगा। एक साथ एक 8-10 टाइप्स हैं, उनको एक साथ कवर करेंगे, तो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को कल। यहां रुकेंगे।